अ, उस बोर्ड की कॉपी में आपको कुछ शब्द, कुछ क्वेश्चन वैसे मिलेंगे जो अपन को टेस्ट में मिले थे। कुछ हो सकते हैं, सारे नहीं होंगे। आप देखिएगा एक टॉपर की लिखने की तरीका क्या था और आपका तरीका क्या था। कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, सभी नहीं मिलेंगे। पूरा एज इट इज नहीं मिलेगा। हिंदी मीडियम की मिल जाए तो अच्छा है, मेरे पास रखी हुई है 4-5 कॉपी। चार में से एक तो होगी शायद हिंदी मीडियम। तो लिखने का तरीका आपको सुधारना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। विज्ञान की कॉपी है। पहले पुराने पे ऐसा स्टिकर लगा आता था, तो अब तो एमआर शीट आती है पूरी। आपको गोले भरना होते हैं। गोले सही भरना, घबराहट में गलत भरा जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऐसे लिखना है। एक चीज देखो, मैंने किसी की कॉपी में करा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ना ही नंबर बताऊंगा किसी की। कोशिश करूंगा हाँ, किसी की कॉपी में अगर कोई सा पेज, अगर कुछ चीज सुधारने वाली होगी तो वो बता दूंगा केवल। किसकी है वो भी नहीं बताऊंगा। है ना? तो कृपया कर जवाब ना दें कि अगर आपको अपना नाम छुपाना है तो। है ना? बाकी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पर एक चीज, शुद्ध जल का, ये एक लाइन के ऊपर लिख रहा है ना, शुद्ध जल का। पीएच इंग्लिश आ गई। कई बच्चे हमारे क्या कर देते हैं, पी को इधर लिख देते हैं, पीएच, क्योंकि इंग्लिश आ गई। सात आया तो सात आप लाइन पे लिखने लगते हो, जबकि ऊपर लिख रहे हो आप। उसके बाद भी सात आया तो नीचे लिख रहे हो। इसकी टॉपर की कॉपी देखो, का नीचे ऊपर, उसने ऊपर लिख रहा है ना जब साइंस में। तो इंग्लिश आए चाहे गणित आए, वो सब लाइन से लिख रहा है। कई बच्चे और महान, सात लिखना है ना तो इधर लिखेंगे सात, पीएच मान सात होता है, ऐसा बोल, ऐसा लिख देते हैं। है ना? गलत है। गलत है, सही तरीका यही है कि आप क्या करो, उसमें एक लाइन में लिखते जाओ। अगर आप लाइन के ऊपर लिख रहे हो, मतलब इधर लिख रहे हो, शुद्ध जल का मान ऐसा लिख रहे हो, तो उसमें आपको ऊपर दिखाना पड़ेगा बहुत। मैथ्स में तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मैथ्स की भी अलग बताऊंगा ये, जब आप साइंस में लिखो, मैथ्स का अलग तरीका है। मैथ्स का लाइन पे ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि साथ हवा में नहीं बनाओगे आप। गणित में बहुत सारी चीजें बनाना पड़ती है। तो पहली गलती तो यही है ना? जैसे प्रश्न चार, तो प्रश्न चार सामने ही लिखा हुआ है, उसमें ध्यान दो, नीचे नहीं लिखा हुआ है ना? हम लोग बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो बोर्ड पर ये चीज बता नहीं पाते हैं, लेकिन कॉपी में ये चीज गलती होती है। तो पहली चीज का तो इसका ध्यान रखेंगे। अगर इंग्लिश की या गणित बीच में आती है साइंस में, जो कि आती ही है, तो आपको हवा में उड़ा देना है उसको। अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो, जैसे कि प्रकाश के नैन सूत्र या दर्पण सूत्र पे, तो उसको आप लाइन पे लिखो ना। उसको आप लाइन पे लिखोगे, U बराबर से 10 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर से -2 सेंटीमीटर, तो F बराबर से ज्ञात का आंसर। न्यूमेरिकल कर रहे हो तो लाइन के ऊपर लिखो। है ना? अब कभी ऐसी कंडीशन आती है ना, थोड़ी बहुत इंग्लिश या थोड़ी बहुत हिंदी लिखना है, गणित लिखना है, तो उसको हवा में उड़ाओ। इस चीज का ध्यान रखोगे। है ना? दर्पण सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आता है तो केवल लिखना होता है। एक बच्चे ने दर्पण सूत्र पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये लेंस सूत्र पूछा था मैंने ऑब्जेक्टिव में। लेंस सूत्र पूरा बता दिया, लेंस ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मेन सूत्र ही नहीं लिखा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से, अगर दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र आता है, जो कि आता ही है, तो आपको इस तरह से लिखना है। और नीचे देखो, उसने एक्सप्लेन भी किया, एफ क्या है फोकस दूरी, यू क्या है बिम की दूरी, बी क्या है प्रतिबिंब की दूरी। नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला तो लिखो, आप सब चीज लिख दे रहे हो। ये लोहे पर वस्तु को पेंट से करते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मुख्य फोकस की परिभाषा अभी नहीं आई थी आपको, है ना? मुख्य बल, ऊर्जा उदासीनीकरण, सावन अपमार्जक, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, पायरुवेट का विखंडन, पादप हार्मोन। ये सिंबल है, विद्युत तार संधि। देखो इसी साल था वो वाला, मैंने बताया था ना एक बार। 19वां क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। 4 नंबर के क्वेश्चन में विद्युत सेल, तार संधि, विद्युत बल, वो वोल्ट मीटर पूछ लिया था। कितने मतलब, इतना आसान क्वेश्चन दे दिया था। है ना? अयस्क रासायनिक अमीबा में द्विखंडन, पाइक प्रवर्धन, परावर्तन के नियम। क्वेश्चन आया होगा, परावर्तन के नियम लिखिए। है ना? और दो क्वेश्चन होंगे उसमें, आ और बा।
पहला होगा परावर्तन के नियम लिखिए, तो डायग्राम बनाया उसने, डायग्राम बहुत घटिया बनाया है, इसमें आपतित आपतन आपतित किरण लिखना चाहिए था, अभिलंब लिखना चाहिए था, परावर्तित किरण लिखना चाहिए था। मैं नंबर काट लेता, है ना, लेकिन टीचर से टीचर पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में कॉपी सही रही होगी तो आखिरी में वो नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, और 2 मार्क में अगर 2 लाइन लिखी तो उसी में मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसने डायग्राम बनाया है। और आमतौर पे आप लोग ये गलती करते हो। इसका क्वेश्चन मालूम क्या होगा? 4 नंबर में क्वेश्चन आया होगा, जैसे कि आपका आखिरी क्वेश्चन था ना, पहला और दूसरा 4 नंबर में। तो पहला क्वेश्चन होगा इसमें परावर्तन के नियम लिखिए। अब आपने क्या करा है, बहुत सारे बच्चों ने, सभी ने नहीं करा, केवल परावर्तन के नियम लिखने के लिए आया, मान लो उदाहरण के लिए। तो आपने केवल परावर्तन के नियम ही लिखे हैं। जैसे आपके लिए एक क्वेश्चन था, गोली दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके काम लिखो। गोली दर्पण में आपने डायग्राम ही नहीं बनाया, बहुत कम बच्चों ने डायग्राम बनाया है। साइंस में एक बात ध्यान रखो, डायग्राम पूछा हो नहीं पूछा हो, अगर उस टॉपिक में डायग्राम है तो आपको बनाना है डायग्राम, है ना। डिपेंड करता है पूछा क्या है। अगर उसने पूछा परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो परावर्तन के नियम में आपको नियम का जो मेन पॉइंट है वो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान, तो आपतन कोण परावर्तन कोण दिखाना जरूरी है, जो कि उसने दिखाया है ना। तो मेन को सीखने वाली बात यह है कि अगर किसी टॉपिक में डायग्राम है, जैसे अपवर्तन का क्वेश्चन आया था, अपवर्तन किसे कहते हैं आपको, तो कांच की सिल्ली से अपवर्तन का डायग्राम बनेगा आपका। उसमें कोई वो है ही नहीं, छूट है ही नहीं, आपको बनाना पड़ेगा वो। तो ये था। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता दी हुई थी तो फोकस दूरी निकालनी थी। फोकस दूरी निकाली उन्होंने, -50 सेंटीमीटर। नहीं, ये पूरे मार्क्स नहीं मिलना चाहिए इसमें, देखो सेंटीमीटर में निकाल रहा है फोकस दूरी, वैसे फोकस दूरी मीटर में निकालना चाहिए। मानव नेत्र का नामांकित चित्र क्वेश्चन आया होगा, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। और इसमें जब भी चित्र बनाने के लिए आए तो आपको चित्र बनाने के साथ साथ, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, मेरे नहीं 4 नंबर का नहीं होगा, कितने 11वां क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में चित्र आया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर का अगर आया है तो, है ना। देखो कैसा डायग्राम बना हुआ है, क्या खास दिख रहा है इस डायग्राम में। टॉपर की कॉपी है, 99 100 नाम नंबर, नंबर कितने दिए हैं, छुपा लिए हैं उन्होंने। फिर उसके बाद 13वां क्वेश्चन विद्युत मोटर का डायग्राम आया है, अगले चैप्टर में देखेंगे, अभी जो अपन पढ़ नहीं रहे हैं। कार्बन का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बिंदु संरचना आई है सारी, है ना। तो जो 2 3 बातें थी मैंने बता दी, धीरे धीरे और टेस्ट में बातें बताते जाऊंगा जो जो गलती करोगे, लेकिन याद ये रखना है ये गलती रिपीट ना हो, है ना। जो भी गलती हो रही है उनको सुधारना है अपन को, वापस रिपीट करोगे तो मतलब नहीं आएगा कुछ, है ना। तो मेन गलतियां यही थी, डायग्राम आए, लिखा हुआ हो डायग्राम, बनाना नहीं बनाना, अगर उसमें क्वेश्चन में डायग्राम है तो आपको बनाना चाहिए। दूसरा, गणित या इंग्लिश आ जाती है बीच में, हिंदी में क्योंकि साइंस से आ जाता है, तो आपको हवा में उड़ा देना है। न्यूमेरिकल है तो लाइन के ऊपर लिखना है ना। दूसरी बात, शब्द कोशिश करना है, जो स्टैंडर्ड है बुक या कॉपी के शब्द हैं वही यूज करेंगे। बाकी अभी कुछ बच्चों की रह गई है कॉपी, मैं कर दूंगा आज, अभी मैं वहां से आने के बाद थोड़ा सा लेट ही हूँ, तो आज कर दूंगा। जिन बच्चों की रह गई है कॉपी चेक होने के लिए कर दूंगा, है ना। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, और अगले टेस्ट में बिल्कुल ऐसा नहीं चलना चाहिए कि हमने क्लास अटेंड नहीं करी थी, हमने इधर हम नहीं थे क्लास में, हमसे रिमाइंड नहीं। आपको अच्छा करना है, बेहतर करना है। आप हर एक पेपर में अच्छा करोगे, हर एक टेस्ट में अच्छा करोगे, तब जाके ही आप आगे अच्छे मार्क्स के लिए वो अपियर हो सकते हो या कैंडिडेट हो सकते हो। इनमें से किस, मयंक ने टेस्ट नहीं दिया है, अ, रिंकू ने टेस्ट नहीं दिया है, क्यों भाई, टेस्ट क्यों नहीं दिया? आपके पास आज का टाइम है, दीजिए टेस्ट। क्लास में जी आ सर, रहे, आप दे देंगे। अपन को पता भी होना चाहिए ना, अपन ने सीखा नहीं सीखा कुछ। किसी ऑब्जेक्टिव में डाउट हो उसका तो पूछ लीजिए, टेस्ट के ऑब्जेक्टिव में। मैं जब तक फिर बुक खोल लेता हूँ।
लेकिन अब बच्चों ने दिया नहीं है तो क्या ऑब्जेक्टिव में डाउट क्लियर करेंगे, रहने दो, कल डिस्कस करेंगे। हम्म, अब तक हमने अपनी क्लास में देखा इस चैप्टर में विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत विभव की परिभाषा, विद्युत विभवांतर की परिभाषा, विद्युत विभव किस में नापते हैं, विद्युत विभवांतर किस में नापते हैं। चलो कौन बताएगा, विद्युत विभव किस यंत्र से नापा जाता है, विद्युत विभव किस यंत्र से नापा जाता है, मैं हर दिन रिपीट कर रहा हूँ। नहीं, भैया वोल्ट मीटर। फिर विभवांतर किस नाप से नापते हैं, विभवांतर को वोल्टमीटर से नापा जाता है। विभव को नापा जाता है विभव मापी से, ये गलती मैं करता था बहुत ज्यादा, है ना। मेरे लिए जब तक मैंने, मेरे ख्याल से मुझे तो ट्वेल्थ, हाँ ट्वेल्थ में पता चला था, टेंथ में पता ही नहीं था, है ना। मैं समझता था विभव और विभवांतर सेम है। विभव को विभव मापी से नापा जाता है, पोटेंशियोमीटर से नापा जाता है, और दोनों अलग हैं। हम नॉर्मली विभवांतर नापते हैं अपने डेली लाइफ में, हम अपने घरों में विभवांतर नापते हैं वोल्ट मीटर से। विभव मापी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रॉस करने के लिए, आपको घबराने के लिए या फिर आपको परेशान करने के लिए, इसी तरह के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन देता है। हॉट क्वेश्चन आते हैं। आज ही के पेपर में आया है, फ्रंट पेज में खबर छपी है दैनिक भास्कर में, 10वीं क्लास में, कि इंग्लिश में जो है वो हॉट क्वेश्चन ज्यादा हो गए। आपने अगर देखी हो तो देखिएगा, मैं शेयर कर दूंगा, अगर नहीं देखी होगी तो। हॉट क्वेश्चन जो है इंग्लिश में ज्यादा आ गए, इसके कारण से इंग्लिश का रिजल्ट बिगड़ा है, गणित और इंग्लिश का ही रिजल्ट सबसे ज्यादा बिगड़ा है इस बार, क्योंकि हॉट क्वेश्चन दे रही है। हॉट मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग, मैंने पहले ही बोला है। हॉट क्वेश्चन इस टीचर्स की काबिलियत होती है, ध्यान रखा जाए। हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, ऐसा पता नहीं क्यों लगा हुआ है उसमें, बुक पेपर में भी आया हो, जबकि हॉट क्वेश्चन ही बोलते हैं बस उसको, ऐसे नहीं बोलते हैं। पेपर में आया हॉर्स लिखा हुआ, मैंने इसलिए हॉर्स लिखा। हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये हमको सिखाया जाता है टीचर्स को, कि आपको एचओटी क्वेश्चन देना है, हॉट क्वेश्चन देना है, और कितने होना चाहिए, वो कम से कम 10% होना चाहिए। मतलब 20, कितने नंबर का ऑब्जेक्ट है, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन हॉट होना चाहिए। इतने तीखे होना चाहिए कि बच्चा जो है वो ना उसने बुक में पढ़े हो, ना उसने नोट्स में पढ़े हो, ना उसने गाइड में पढ़े हो। वो काय के आधार पे होंगे, प्रैक्टिकल के आधार पे होंगे। कल एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल के आधार पे मैंने बनाया था, छोटा सा था वो। एक अलग क्वेश्चन था, वो कौन सा था भूल गया मैं। उस टाइप के अलग क्वेश्चन होते हैं, वो आपको गाइड में या वगैरह वगैरह में नहीं मिलेंगे, है ना, परेशान करने के लिए। सर टेस्ट में दिया था वो हाँ टेस्ट में एक क्वेश्चन बनाया प्रकाश था का मैंने। तीक्ष्ण कोणों पर मंडे की किरण, ये वाला था। हाँ, मैंने एक ऑब्जेक्टिव दिया था, सही गलत था वो, हालांकि वो बुक का ही था, लेकिन हॉट नहीं था वो। बुक का ही था लेकिन अलग था थोड़ा सा, ऑब्जेक्टिव में कहीं नहीं दिखेगा, जिसने बुक पढ़ी होगी उसको ही देखने को मिलेगा। फिर प्रकाश का कोनों पर मुड़ने की प्रक्रिया जो है वो अपवर्तन कहलाती है, नहीं अपवर्तन नहीं है वो, एक्चुअली में विवर्तन कहलाती है ना। व्यतिकरण कहलाती है कि विवर्तन, बुक में लिखा हुआ है पहले पेज विवर्तन पर ही, कहलाती है। विवर्तन कहलाती है ना। तो वो विवर्तन कहलाती है, मैंने उसमें अपवर्तन लिखा था, सही गलत दिखना था, लगभग सभी बच्चों ने सही लिखा है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि विवर्तन किसे कहते हैं, उनको ये जरूर मालूम था कि अपवर्तन इसे कहते, इसे इसको नहीं कहते, है ना। तो उसके आधार पे सही हो गया था वो। तो ये क्वेश्चन थोड़े से ऊटपटांग क्वेश्चन होते हैं, हॉट क्वेश्चन, और इंग्लिश में पिछली बार आए हैं क्वेश्चन, तो अपन को इंग्लिश पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा नहीं ज्यादा देना है, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 हट गई है। अपन ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अपन जो है बाकी सब्जेक्ट में 98 99 पर नंबर ले आए, और इंग्लिश में जो है वो बिल्कुल पास हो जाए केवल बस, परसेंटेज बहुत ज्यादा गिर जाएगा, है ना। बेस्ट ऑफ 5 की वजह से परसेंटेज बहुत अच्छा बनता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हट गई है। हमको 6 के 6 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने, पास तो हो जाओगे तुम, 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कुछ एक दो अगर क्वेश्चन, अगर 50% ऑब्जेक्ट भी करते हो, और अगर बड़े नंबर का एक क्वेश्चन भी कर देते हो, बाकी 2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन कर देते हो, तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आप पास हो जाओगे, है ना। अगर आप 19 20 नंबर का भी कोई पेपर करते हो ना, अगर 19 से 20 नंबर का भी, तो टीचर कोशिश करेगा आपको पास करने की, ध्यान रखना है इस बात को, पास आप आसानी से हो जाओगे।
मतलब है परसेंटेज बनाने से। आप लगातार उन बच्चों से अलग काम कर रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ साइंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको आगे निकलना है उन बाकी बच्चों से, है ना। तो अपन कोशिश करेंगे बीच में इंग्लिश के भी क्वेश्चन आंसर याद किया करेंगे, जरूरी है वो चैप्टर समझने के बाद, है ना। अभी बोलोगे सोशल तो हो नहीं पा रहा है, आप इंग्लिश की बात कर रहे हो, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन चलो देखेंगे जो होगा जैसा होगा। चलो यहाँ पर बात करते हैं, अपन सोशल पे ज्यादा ध्यान देंगे बिल्कुल। सोशल में हाँ, सोशल को जो चीज प्रभावित करेगी ना, जो आज मैंने बोली तुम लोगों से, वो ये है कि आपकी आंसर राइटिंग सही होना चाहिए। आपकी आंसर राइटिंग सही होना चाहिए, मन से जो लिखते हैं ना अपन, वो मन सही जगह चलना चाहिए और शब्द सही बनना चाहिए। सोशल में ये बहुत मायने रखता है। सोशल में कहानी पता होना चाहिए, कहानी से फिर क्वेश्चन आंसर याद करते हैं हम, और उन क्वेश्चन आंसर को सही तौर तरीके से लिखना, क्योंकि पूरा इतने सारे रटना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो हम केवल 2 या 3 क्वेश्चन ही रटते हैं सोशल साइंस में, बाकी समझ कर याद करते हैं, है ना। और साइंस में सबसे अच्छी बात यह है कि आप, अगर आपको पता है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, कल अपन ने डिस्कस किया था, और आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है अभी, तो आप बोलोगे हम किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म होने लगती है ना। और कोई चीज अगर विद्युत धारा के कारण से गर्म हो रही है तो हम उसको ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। आप ये अपनी भाषा में बोल रहे हो किसी को बताने के लिए, है ना। तो ये लिख भी सकते हो और नंबर मिल भी जाएंगे, पूरे नहीं मिलेंगे लेकिन। पूरे में लिखना है तो आपको पर्टिकुलर उन्हीं शब्दों का यूज करना पड़ेगा कि कभी उच्च प्रतिरोध के तार, जैसे नाइक्रोम के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह रक्त तप्त होकर लाल हो जाता है और ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये हमें देखने को मिलता है टोस्टरों में, हेयर ड्रेसर में, हेयर ड्रायर में, गीजर में, पानी की रॉड में, वगैरह वगैरह। तो ये आपको थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखना पड़े। परावर्तन की परिभाषा, परा अपवर्तन की परिभाषा जो बोली है, रटवाई है, वही लिखना भी पड़ेगी। चलो अगले आखिरी टॉपिक पे आते हैं, जूल का जो हमारा ऊष्मीय प्रभाव है विद्युत धारा का, उसमें ही आखिरी टॉपिक है जूल का तापन नियम, है ना। जूल का तापन नियम। जूल का तापन, तो जूल का तापन नियम क्या है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। मुझे एक बार देख लेने दो नई बुक में डेरिवेशन है कि नहीं जूल के तापन नियम का। अगर नहीं है तो फिर अपन केवल मोटा मोटा पढ़ेंगे जूल का तापन नियम, नहीं तो अपन को थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 12, 9, 10, नहीं 11 हो गया है। नई बुक में 11 है ना, हाँ। पहले 12 था एक्चुअली में, इसलिए वो 12 याद रहता है। उफ उफ उफ। तो बुक में अपन ने अब जो है, इसमें हाँ ऑब्जेक्टिव की भरमार है ये। आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलम आवेश होता है, तो यहाँ कई बुक में माइनस नहीं लिखा होगा, है ना। तो माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर मत लगाना माइनस। ये 10 की घात 18 है, 10 की घात 18 ऊपर लिखना था, 18 नीचे लिख दिया है। ठीक है। 1 एम्पियर में 1 कूलम पर सेकेंड होता है, और 1 मिली एम्पियर में 10 की घात -3, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा अभी। एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे अपन तो। उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो अपन इसी को देखेंगे, बेफिक्र रहिए आप। अपन अब बहुत आखिरी तक पहुंच गए, ओम का नियम भी पढ़ लिया है, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ लिए हैं, प्रतिरोधकता या विशेष प्रतिरोध भी पढ़ लिया है, उसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्वेश्चन बना है, प्रतिरोधों का संयोजन भी पढ़ लिया है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसके न्यूमेरिकल बाकी हैं, अभी न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट में। अब हम पहुंच गए हैं जूल के तापन नियम पे। श्रेणी क्रम समांतर क्रम ही चल रहा है यहाँ। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। P इज इक्वल्स टू V Q B I, और
डेरिवेशन है तो नहीं यार इसमें। अभी के लिए अपन इसको केवल बड़ा बड़ा रूप में देखते हैं, डेरिवेशन इतना बड़ा नहीं है ऐसा कुछ। तो अपन केवल बेसिक बेसिक देखते हैं। जूल का तापन नियम किसे कहते हैं, तो इसके इसके आप राइटिंग में क्या लिखोगे? जूल का तापन नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है ना, लिख देता हूं मैं। जूल का तापन नियम विद्युत धारा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जूल का तापन नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार 3 पॉइंट आते हैं ना, 3 पॉइंट आते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा उसमें बहने वाली, देखो जूल के तापन, देखो अभी अपन ने ऊष्मीय प्रभाव समझ गए ना। जूल का तापन नियम किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। कल अपन ने देखा था ऊष्मीय प्रभाव, किसी भी चीज में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो गर्म होती है, तो वो ऊष्मीय प्रभाव है ना। जूल ने क्या बताया? जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हीट। हीट जो उत्पन्न हो रही है किसी चालक तार में, वो किस किस पर निर्भर करती है। जैसे अपन ने देखा था ना, जो चालक तार का प्रतिरोध पड़ा था, तो फिर उसके बाद प्रतिरोध किन किन पर निर्भर कर रहा है? लंबाई पर, चौड़ाई पर, तापमान पर, प्रकृति पर। वैसे ही जूल ने क्या बताया? जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो किस किस चीज पर निर्भर करती है। तो पहली चीज उसने बताई, किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा आई के वर्ग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, पति लिखा गया वो पाती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती समझते हो ना? जैसे समानुपाती होती है ना, वैसे अनुक्रमानुपाती का साइन। तो पहला पॉइंट ये है कि किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात आई प्रोपो एच 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 मतलब हीट, प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के। अब ये लिखा नहीं पाएगा इसमें, तो मुझे अलग से ही बनाना पड़ेगा। एच जो है वो प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के। आई को कैपिटल बना दे रहा हूँ, ये एक डंडा लग रहा है, आई स्क्वायर के। तो इसको याद रखना है बस, इससे अपन को हिंदी बनाना है। एच क्या है? उत्पन्न हुई ऊष्मा। किसमें उत्पन्न हुई? चालक तार में, है ना। तो हम बोलेंगे किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये याद रखना है बस, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा आई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है ना। दूसरा कौन सा है? अभी देखिए, और देखेंगे एक एक बार, बेफिक्र रहो, अभी याद हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस भी इसी तरह बनेगा, किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा। तीनों में एक ही लाइन आएगी, किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा, किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा, किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा। बस सेंटेंस चेंज हो जाएगा आगे। उसमें पहला आई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, फिर उसके बाद आ जाएगा ऊष्मा
स्क्वायर आर टी। चालक तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात उसके बाद किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब एच जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है आर के। आर मतलब रेजिस्टेंस, है ना। आर का स्क्वायर नहीं है, आई का स्क्वायर था। आर का केवल आर है, मतलब प्रतिरोध के समानुपाती होती है। एच प्रोपोर्शनल टू आर। बस यही याद रखना है, इससे अपन सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तीसरा, किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा उस समय के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है। उस समय के समान अनुक्रमाण से जिस जिसके लिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। इसको अपन अपने शब्दों में भी लिख सकते हो आप। थोड़े से अर्थात करके लिख देते हैं। अर्थात, अर्थात H proportionals to H proportionals to T। H proportionals to T। तो ये तीन बातें जूल ने बोली, है ना। क्या बोली? जूल का नियम किस पर आधारित था? जूल का तापन नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित था। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है इस नियम के अनुसार। पहला पॉइंट, किसी भी चालक तार में अगर देखो, इसको अपन थोड़ा सा अलग से समझते हैं। जूल का तापन नियम ये याद रखना, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये मेन सूत्र है जूल के तापन नियम का। इसी से पूरा आंसर याद रहता है ना। H बराबर से आई स्क्वायर आर टी, इसी फॉर्मूले से पूरी चीज लिखने को मिलेगी तुमको जूल के तापन नियम पे। H क्या है? H है उत्पन्न हुई ऊष्मा। किसी चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न हुई थी ना, कल विद्युत धारा प्रवाहित करी थी तो अपन ने। H क्या है? ऊष्मा। नोट्स में जूल का तापन नियम होना तो चाहिए मुझे जहां तक याद है। अगर नहीं होगा तो मैं देख लेना आप एक बार। आप लोग लिख नहीं रहे हो क्या? अभी तक ये चैप्टर लिख लेना चाहिए था, और लिख लिया होगा तो फिर पता होना चाहिए जूल का तापन नियम आपने लिखा है कि नहीं लिखा। एक बार देखिएगा, जूल का तापन नियम होना चाहिए वैसे जहां तक है। जूल का तापन नियम याद रखने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है? H बराबर से आई स्क्वायर आर टी, है ना। H क्या है? H है हीट, ऊष्मा, उत्पन्न हुई ऊष्मा। सही है। आई क्या है? आई है विद्युत धारा, विद्युत धारा, है ना। आर क्या है? आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध। और टी क्या है? टी है समय। बस इसी फॉर्मूले से पूरा के पूरा जूल का तापन नियम बना है। जो उत्पन्न है ये ऊष्मा किस किस के समानुपाती होती है? विद्युत धारा के, प्रतिरोध के और समय के, इन तीनों के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। उत्पन्न हुई ऊष्मा, इसी फॉर्मूले से याद रखना है। उत्पन्न हुई ऊष्मा किस किस के समानुपाती होती है? करंट के, मतलब विद्युत धारा के, प्रतिरोध के और समय के। बस अब इसको अपन को फॉर्मूले को याद रखते हुए अपन को यहाँ पर लिखना है। ये आखिरी में फॉर्मूला लिखना भी चाहिए आपको, है ना। पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो।
पहला क्या है, किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा आई के वर्ग के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा आई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। H इस अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपात का साइन लगाएंगे, और आई स्क्वायर। फिर उसके बाद किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा चालक तार के प्रतिरोध के, अब वर्ग नहीं आएगा, देखो वर्ग नहीं है ना। किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा उसमें बहने वाली, उसमें उसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। जो प्रतिरोध है ना चालक तार का, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। पीछे से आप लोग को बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा कुछ? चिल्लाने की आवाज तो नहीं आ रही है पीछे से? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नहीं सर। हाँ सर। ठीक। किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा, पहली चीज क्या है देखो, इस चीज को अगर आप याद अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो इस फॉर्मूले से याद रखो। ये फॉर्मूला याद रखना, एच मतलब हीट किस किस के बराबर होगी, आई स्क्वायर आर टी। इसी से तीन चीजें निकली हुई। एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज प्रोपोर्शनल टू आर, और एच इज प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। एच इज प्रोपोर्शनल टू टी, समानुपाती टी के है। तो हम इसी से बताते हैं, तीन बातें इसी से निकालते हैं। हीट मतलब उत्पन्न हुई ऊष्मा, किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। उत्पन्न हुई ऊष्मा उस चालक तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। उसमें उसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है, जितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही होती है। उसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है, जितने समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। अगर इसको मैं शब्दों से हटकर थोड़ा सा समझाऊं ना, अगर मान लो ये जूल का तापन नियम ये बोल रहा है, अपन ने किसी नाइक्रोम के वायर में विद्युत धारा प्रवाहित करवाई मान लो, है ना। इसमें मान लो ये नाइक्रोम का वायर है, उसमें अपन ने बैटरी कनेक्ट कर दी। यहाँ से यहाँ तक मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझो। ये वायर है वो, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन ने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, विद्युत धारा आई प्रवाहित करी, है ना। इस चालक तार का नाइक्रोम का वायर है तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध भी होगा, 100% है, हर तार का होता है। नाइक्रोम का भी होगा अपना, और ज्यादा ही होगा। और ये वी वोल्ट की बैटरी है। तो जूल का तापन नियम ये बोलता है कि नाइक्रोम का वायर ऊष्मा उत्पन्न करेगा, हीट जनरेट करेगा। वो तीन चीजों पे डिपेंड करेगी। पहला, आई पर। यदि आप करंट का मान बढ़ाओगे, 2 एम्पियर है तो थोड़ा सा कम गर्म होगा तार। अगर 4 एम्पियर कर दोगे, 5 एम्पियर कर दोगे तो ज्यादा गर्म होगा तार। तो जूल जूल यही बोल रहा है, अगर आप आई स्क्वायर का मान बढ़ाओगे, आई का मान क्योंकि उसने फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूले से बताया कि आई का मान बढ़ाओगे या आई स्क्वायर का मान बढ़ाओगे, उसका फॉर्मूला ये बना था। मैंने बताया ना आपको, डेरिवेशन हटा नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। दिया और ना दिया बराबर है बुक में। तो जूल ने ये जो फॉर्मूला बनाया था, वो एक्चुअली इससे इसके ऊपर अगर आप बात करो ना, तो जूल ने जो है विद्युत शक्ति का फॉर्मूला यूज करके ये वाला फॉर्मूला बनाया था। P इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू वी आई टी। एच इज इक्वल्स विद्युत शक्ति का यूज करके बताया था कि उत्पन्न हुई ऊष्मा वी आई टी के बराबर होती है। और अगर अपन V की जगह पर आईआर पुट कर दें, ओम के नियम से V की जगह पर आईआर पुट कर दें, और आई टी वैसा ही लिखा रहने, तो आई का गुणा आई से हो जाएगा, और हमारे पास नया फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। जूल के तापन नियम ने ऐसा बनाया था, याद नहीं रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं केवल बता रहा था। जूल के तापन नियम ने फॉर्मूला कहीं कहीं से ड्राइव किया है, बनाया है विद्युत शक्ति से, यहाँ तक पहुंचा है वो, है ना, इसलिए आई स्क्वायर है, नहीं तो आई होता। जूल ने बाकायदा परफॉर्म किए, प्रैक्टिकल परफॉर्म किए, है ना, उसके आधार पर आई स्क्वायर उसने निष्कर्ष निकाला, तो अपन डाउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आई स्क्वायर जो बोला उसने, इसलिए बोला कि करंट का मान आप बढ़ाओगे तो उत्पन्न हुई ऊष्मा जो है उसका मान भी बढ़ जाएगा। पहली चीज उसने ये बोली। दूसरी ये बोली कि यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे
तार का प्रतिरोध बढ़ाओगे तो भी ऊष्मा का मान बढ़ेगा, पक्का है ना। उसके बाद, उसके बाद क्या, उसके बाद बोला उसने कि अगर हम जो जितनी देर के लिए करंट बहा रहे हैं ना, टाइम अगर बढ़ता जाएगा तो भी ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा। तीन चीजें बोली, करंट का मान बढ़ाओगे ऊष्मा बढ़ेगी, प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे ऊष्मा बढ़ेगी। अगर जितनी देर के लिए करंट बढ़ रहा है, आप रॉड देखो ना, जब पानी की रॉड चालू करते हैं अपन तो थोड़ी कम गर्म होती है वो, धीरे 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 ज्यादा गर्म होती जाती है ना। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, करंट भी बढ़ता जा रहा है, और करंट तो मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है करंट उतना ही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है चीज और ज्यादा गर्म होती जा रही है ना। तो इन तीन चीजों पे जूल ने काम किया था। जूल ने बोला था कि जो ऊष्मा बढ़ रही है वो तीन चीजों पे निर्भर करती है, विद्युत धारा पे, प्रतिरोध पे, और तीसरा टाइम पे। विद्युत धारा का मान बढ़ाओगे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, सॉरी, ऊष्मा का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ाओगे ऊष्मा का मान बढ़ेगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऊष्मा का मान बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये प्रैक्टिकलिटी में अपन इस तरह से बोल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, एक बार फिर से देखते हैं इसको, जूल के तापन नियम को एक बार, लेकिन उसके लिए जब तक रिवाइज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट का टाइम बाकी है। एक बार फिर से ज्वाइन करो, 6:41 हो रहा है अभी, 6:52 पर फिर से ज्वाइन करो, 6:52 पर एक बार फिर से ज्वाइन करो।